नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी जीके प्रश्नोत्तरी, और एनसीईआरटी जीके प्रश्नोत्तरी में आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर और उसके अलावा 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और साथ ही साथ ग्रुप सी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो आशुलिपि का हो, जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए ये एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वो हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आपके 20 में से जो है कितने नंबर आते हैं आप कमेंट करके जो है कमेंट करना, आप जरूर करना, मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। आपको देखना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही आंसर है। पहला प्रश्न ये रहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है: शब्द, व्यंजन, वर्ण और वाक्य। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, हम आगे बढ़े तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, और इसका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है इसका? बोलना या कहना। बोलना या कहना। बोलना या कहना, यानी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, है ना, हम जिस माध्यम से अपने विचारों को बोलते हैं वो माध्यम जो है भाषा कहलाती है। और इसी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो यहाँ पर याद रखना कि अगर प्रश्न बोलेगा भाषा की लघुतम, भाषा की लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटी। लघुतम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। तो यहां से प्रश्न पूछेगा कि भाषा की लघुतम या सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। मौखिक इकाई कौन सी है? तब आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ध्वनि। लेकिन यहीं पर अगर बोल देगा, यहीं पर दूसरा प्रश्न बोल देगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वर्ण। ऐसे में आंसर क्या आ जाएगा? वर्ण। लेकिन जब सीधे प्रश्न पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, तो सीधे सीधे हम सी विकल्प में जाएंगे, वर्ण में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी अखंडित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो एक प्रश्न आपका ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न देखो, बहुत इजी टाइप के प्रश्न है। वही प्रश्न लिए हैं जो एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर इन परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, और इन टाइप के प्रश्न कभी कभी ग्रुप सी में देखने को भी मिलते हैं। अरे जूस में, दूसरा प्रश्न है, अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी है? वाक्य में निरर्थक शब्द कौन सा है? ये 4 विकल्प आपके सामने में है। पहला विकल्प है हमारे पास जूस, दूसरा है ठंडी, तीसरा है बर्फ और चौथा है सारी। तो आपको बताना है अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी है। इस वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो निरर्थक है, यानी जिसका प्रयोग करना यहाँ पर बेकार है ना, जिसका प्रयोग न करने से भी अर्थ जो है ठीक निकलता है। तो इसमें सही आंसर देखो, यहां पर देखो, आप ये हटा देंगे, आसानी से हटा देंगे, ये भी आप आसानी से हटा देंगे। अब 2 विकल्प बचे, एक हमारे पास ठंडी बचा और एक हमारे पास क्या बचा? सारी बचा। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। अगर यहां से देखो, बर्फ तो ठंडी होती ना, है ना, सिर्फ पढ़ेंगे अरे जूस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी है, तो यहां पर जो ठंडी का प्रयोग किया गया है वो अनावश्यक है, इसलिए निरर्थक जो शब्द है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ठंडी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तीसरा प्रश्न ये रहा, फटाफट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, चचेरा शब्द में, यहां पर बताना चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है। पहला है एरा प्रत्यय, दूसरा रा प्रत्यय, तीसरा आ प्रत्यय और चौथा है एरा प्रत्यय। यहां पर आपको देखो, आप यहां से आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आप आसानी से हटा देंगे। अब यहां पर आपके पास एक बचता है एरा प्रत्यय
और ए आपका बचता है एरा प्रत्यय। इस टाइप के प्रश्नों में अगर कंफ्यूजन हो, क्योंकि अक्सर ये होता है, तो इसके ऊपर देखो आप, मूल रूप से चाचा शब्द था और चाचा में एरा प्रत्यय आया। अब एरा ये वाला आएगा या एरा वाला आएगा, एरा होगा या एरा होगा। तो आपको याद क्या करना है कि ऊपर एक डंडी है और एक डंडी जो मात्रा होती है वो इसकी होती है, और अगर दो डंडी होती तो मात्रा किसकी होती है, इसकी होती है। तो अब खुद ही लगा लो आप, एक डंडी है तो ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो ये वाला होगा ना हमारा करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारा जो ए विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके पास में है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चुनाव आपने करना है। पहला है मुझे आज घर जाना है, मेरे घर को आज घर जाना है, सी है मुझको आज घर जाना है, और डी है आज मुझको घर जाना है। तो लगाइए कौन सा सही आंसर होने वाला है। यहां पर जो विद्यार्थी ए की तरफ है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों जो है अशुद्ध है। मुझे आज घर जाना है ये सबसे परफेक्ट वाक्य यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। यहां पर बताना है पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है परि, बी है पर्या, सी है पर, और डी है प्रा। तो आप याद रखना कि एक मूल शब्द होता है, एक मूल शब्द होता है, और मूल शब्द के शुरू में, मूल शब्द के शुरू में जो है, मूल शब्द के शुरू में जो है उपसर्ग लगते हैं। जब कोई मूल शब्द होता है तो उस मूल शब्द के शुरू में जो है उपसर्ग आता है। यहां पर लिख देता हूं, मूल शब्द देखो आप, ये मूल शब्द है और मूल शब्द के शुरू में जो है, मूल शब्द के शुरू में जो है उपसर्ग आते हैं। और उसके अलावा जो है अगर बाद की बात करेंगे तो बाद में क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं। तो उपसर्ग हमेशा जो है मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, और अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहां पर अगर हम उपसर्ग निकाल रहे हैं, उपसर्ग निकाल रहे हैं, तो उपसर्ग निकालने के बाद कोई शब्द जो है ठीक बचना चाहिए। अगर आप संधि की जानकारी रखते हैं तो उपसर्ग निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो परि, पर्या, पर में से निकालना है, क्या निकलेगा, यहां से जो है परि उपसर्ग निकलेगा और आवरण शब्द बचेगा, परिधन आवरण, तब बनेगा ये पर्यावरण, परिधन आवरण। ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ई का जो है या हो जाता है। ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो यहाँ पर जो यण संधि का नियम लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ई, और ये क्या है, आवरण। इस प्रकार से आवरण हो गया। ई के बाद असमान स्वर आया तो ई की जगह क्या बन जाएगा, या, और ऐसे में इधर शब्द बच गया हमारे पास क्या, आवरण। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पर। तो ई का या हो गया, ये आ यहाँ पर चला जाएगा, पूरा या हो जाएगा, और ये पा और रा इस प्रकार से है। और इधर से हमारे पास क्या बच गया, वर्ण। इधर हमारे पास क्या बच गया, वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास जो शब्द बच गया वो क्या बच गया, अब वर्ण। ऐसे में ये आधा रा है, ये आधा रा है ना, ये या है, ये या बन गया और ये वर्ण बन गया, और इसको इकट्ठा कर देंगे तो आधा जो रा होती है वो या के ऊपर पड़ती है, ऐसे पर्यावरण। इस प्रकार से ये क्या बन गया, पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द में कौन सा मूल शब्द है, आवरण, और कौन सा उपसर्ग लिखा हुआ, परि। और इस प्रकार से संधि का नियम भी अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए कि दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के द्वारा जो है, अगर आप स्नातक और इंटर स्तरीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके जो है जैसे कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई हुई है, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक, है ना, ग्रुप सी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। मात्र 299 रुपये फीस है। आप 299 रुपये में जो है 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में है। दोनों तरह के विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे होंगे वो अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं। दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी .live आप क्रोमो में जाकर के सर्च करेंगे और एप्लीकेशन आपको वहां पर मिलेगा। और एप्लीकेशन में जो है कनिष्ठ सहायक के नाम से जो है प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। आप जो है एक एक करके जैसे क्लास में ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं वैसे वैसे ऑनलाइन लगते जा रहे हैं। तो ये खबर आपको देनी थी, ये खबर आपको मिल गई है। और इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ग्रुप सी में आने की पूरे चांस है इस प्रश्न के। हरकारा शब्द का अर्थ क्या है? हरकारा शब्द का अर्थ क्या है? डाकिया, सैनिक। हरकारा शब्द का अर्थ बताना है आपको। एक ऑप्शन है डाकिया,
एक सैनिक, एक चरवाह और एक व्यापारी। तो बताइए क्या आंसर आपके हिसाब से रहने वाला है? हरकारा जो होता है, ये हरकारा शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जो चिट्ठी पत्री को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, या फिर डाकिया कह सकते हैं, पोस्टमैन कह सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन यानी डाकिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मछुआरा का स्त्रीलिंग क्या है? मछुआरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मछली, मछुआरी, मछुआरिन और मछुआरिन। तो इन 4 विकल्पों में से आपको टिक करना है, कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। जो विद्यार्थी डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। मछुआरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो मछुआरिन नहीं होगा, मछुआरी नहीं होगा, मछुआरिन होगा, मछुआरिन। डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक और सूचना है कि जिन अभ्यर्थियों को, जिन बच्चों को अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ या आरओ की तैयारी करनी है या कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक की तैयारी करनी है, उनके लिए हमारे ऑफलाइन मोड में 6 जुलाई से जो क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें भारत का भूगोल और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था चल रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्थान में जाकर के जो है पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये अगला प्रश्न है, सरला ने रई से मठा बिलोया में रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द है आपके लिए रई। लगाओ फटाफट करके। सरला ने रई से मठा बिलोया, इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? रई का अर्थ बताना है। रई का अर्थ पहला है राई, दूसरे कलछी, तीसरे मथनी और डी है मिक्सी। तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है? यदि आप सी की तरफ हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी जब मट्ठा लगाते हैं तो मट्ठा लगाने को क्या बोलते हैं? मथनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण कौन सा है? पुनरुक्ति शब्द का अगर आप अर्थ जानते हो तो आप आसानी से जो है इसका जो है जवाब दे पाएंगे। पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण कौन सा है? चलते फिरते, हंसते हंसते, आसपास, ऊंचे नीचे। बताइए कौन सा आंसर रहने वाला है? हमारा आंसर रहेगा बी विकल्प यानी हंसते हंसते। पुनरुक्ति का मतलब होता है रिपीट होना, जहां पर एक शब्द पहले आता है और दोबारा कोई और शब्द आता है। जैसे हमने लिखा रोते रोते, रोते रोते, रोते रोते। हमने लिखा बोलते बोलते, बोलते बोलते। तो पहले जो शब्द आ रखा है वही शब्द फिर रिपीट हो रखा है। पहले जो शब्द आ रखा है वही शब्द, यहाँ पर देखो पहले जो शब्द आ रखा है वही शब्द फिर आ रखा है। जबकि चलते और फिरते दोनों अलग अलग शब्द, आस और पास दोनों अलग अलग, ऊंचे और नीचे दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से बी विकल्प की ओर हम जाएंगे। इसी के साथ अगला देखो आप, प्राकृतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अभी पहले उपसर्ग वाला क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ कैसे निकालते हैं। तो प्राकृतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तिक प्रत्यय, इक प्रत्यय, का प्रत्यय या फिर अक प्रत्यय, या फिर अक प्रत्यय, इसमें आपको बताना है। ठीक है जी। फिर मूल शब्द क्या होगा इसमें? देखो आप, मूल शब्द होगा और जो प्रत्यय होगा वो कहाँ होगा? इस तरफ होगा। अगर आप प्रत्यय निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो शब्द के इस तरफ जाएंगे, और अगर उपसर्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उपसर्ग निकालना है अगर है, उपसर्ग पूछता है तो मूल शब्द के इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मूल शब्द जो है क्या होगा? प्रकृति। मूल शब्द होगा प्रकृति। और जब किसी शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है तो पहला वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, यानी सीधे सीधे प्रा का प्रा हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा? प्राकृतिक बन जाएगा। इस प्रकार से इक प्रत्यय हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इजी प्रश्न है। नदी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो बताइए फटाफट करके, नदी में कौन सी संज्ञा है? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। इसलिए है कि जहां पर जो है किसी व्यक्ति, वस्तु है ना, कि पूरी जाति का बोध कराया जाता है। जैसे यहाँ पर नदी शब्द का प्रयोग हो रखा है, तो नदी में सारी नदियां आ गई, चाहे वो गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, कोई सी भी नदी हो, सारी नदियों के लिए जो है ये नदी शब्द का प्रयोग हो रखा है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर होता है गंगा, अगर यहाँ पर होता है यमुना, तो ये उनका जो है व्यक्तिगत नाम हो गया। तो ऐसे में गंगा में अगर बोलेंगे, गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा नदी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब जो है व्यक्तिगत नदी का नाम ना हो, केवल नदी है, तो वो संपूर्ण जाति का बोध कर रही है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। 12 प्रश्न आने से पहले एक और सूचना आपके लिए आ रखी है। एक और सूचना क्या है?
कि कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, ग्रुप सी की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खबर है कि यहाँ से जो है हमारे पास नए बैच हैं जहाँ पर भारतीय राजनीति चल रही है, और भारतीय राजनीति के साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति चल रही है। तो भारतीय राजनीति और उत्तराखंड की राजनीति संस्थान में चल रही है। कितने बजे चल रही है? 10 से 12 बजे। 10 से 12 बजे जो है ये भी नया बैच स्टार्ट हो रखा है। अगर आप इंडियन पॉलिटी और यूके यानी उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या संस्थान में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये देखो, आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चुनना है कि शुद्ध कौन सा है। आपको बताना है शुद्ध कौन सा है, कौवा है या कौवा है या कौवा है। कौन सा आपको ठीक लग रहा है, कौन सा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा? तो यहाँ पर देखो, आप कहाँ पर जाएंगे? आप कौवा में, कौवा में, कौवा में, कौवा में। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है कौवा, कई बार हम आ लिखते हैं, है ना, अक्सर लोग यहाँ पर जो है इस वाले को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए ना होकर के हमारा आंसर क्या रहने वाला है? सी वाला। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौवा ऐसा शुद्ध लिखते हैं। आएंगे पक्का इस टाइप के क्वेश्चन, आप इग्नोर मत करो इन प्रश्नों को, है ना, एक बार देखिए जरूर। तीर निशाने पर नहीं लगा, वाक्य का तीर निशाने पर नहीं लगा, तीर निशाने पर नहीं लगा, इसमें बताना कौन सा काल है? क्या वर्तमान काल है, क्या भविष्य काल है, भूतकाल है या अनिश्चित काल है? तीर निशाने पर नहीं लगा, नहीं लगा मतलब चला दिया है, निशाना लग गया है। पहले की बात, अतीत की बात चल रही है, और जहां अतीत की बात पहले जो घटना हो गई उसकी बात की जाती है, वहां ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर क्या? भूतकाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा अगला प्रश्न। नीति हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया में क्रिया विशेषण आपको बताना है। बताना क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो भाई क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया की विशेषता है ना, यहाँ पर स्वागत सत्कार करना क्या है? क्रिया है। और स्वागत सत्कार कैसे किया जा रहा है? गर्मजोशी से किया जा रहा है। तो विशेषण तो है, लेकिन विशेषण कैसा है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला क्या? सी विकल्प। जो सी विकल्प की ओर है, जो सी विकल्प की ओर जा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम आएंगे सी विकल्प की तरफ। सी विकल्प जिन्होंने टिक किया, गर्मजोशी, गर्मजोशी, गर्मजोशी से, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण बताना है। तो क्रिया विशेषण हमारे पास सी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। तो सी विकल्प की तरफ आएंगे जी, सी विकल्प, ठीक है, ये सी विकल्प हमारा यहां पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा, वर्णमाला किसे कहते हैं? इजी प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं? यहां पर आपके पास है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई वर्णमाला? यहां पर देखो, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, अखंडित ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। अब 4 ऑप्शन है, क्या शब्द समूह को, क्या संकलन को, क्या शब्द गणना को, और फिर डी विकल्प है हमारे पास वर्षों के। यहाँ पर वर्णों का होना था, है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी डी विकल्प जिन्होंने टिक किया, ये इनका सही आंसर है। इजी टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि जिन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना है और सामान्य हिंदी पढ़नी है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और सामान्य हिंदी पढ़नी है, हिंदी व्याकरण पढ़नी है, वो 4 से 6 बजे जो है संस्थान में ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बैच जो है 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। शाम 4 से लेकर के 6 बजे इसकी टाइमिंग है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड का भूगोल और सामान्य हिंदी अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या संस्थान में जाकर के पता कर सकते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। क्या है इन चारों विकल्पों में से? हमारा आंसर रहने वाला क्या? सी विकल्प, यानी अनुष्ठान। क्या होगा हमारा आंसर? अनुष्ठान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञ हो, तो ये एक प्रकार से क्या कहलाता है? अनुष्ठान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, एकाधिकार का विलोम है। इसको बहुत सारे बच्चे जो है गलत करते हैं कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई ना कोई इसको गलत कर रहा होगा। बताइए कौन सा सही आंसर है? एकाधिकार का विलोम शब्द कौन सा है? क्या अनेकाधिकार है, क्या सर्वाधिकार है, क्या पराधिकार है, क्या परमाधिकार है? तो आंसर भाई क्या रहने वाला है? बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी नहीं होता तो ए हो सकता था,
लेकिन अनेकाधिकार और सर्वाधिकार में से अगर दोनों हो, हम बी विकल्प की ओर जाएंगे। बी विकल्प ही सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है जी। तो एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का अधिकार, और सर्वाधिकार मतलब सब व्यक्ति का अधिकार। सब व्यक्ति के अधिकार के अंदर अनेकाधिकार अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आने से पहले एक और सूचना है। जिन बच्चों को बीएड एंट्रेंस की तैयारी करनी है या डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी नया बैच शुरू हो चुका है। और ये नया बैच कब से शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ है 10 जुलाई 2026 से। प्रातः 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। 8 से 10 मॉर्निंग बैच है। डीएलएड और बीएड प्रवेश परीक्षा, इसमें जो है जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जो आता है उसी के हिसाब से इस बैच में जो है तैयारी कराई जाएगी, है ना। जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसी पर आधारित है। तो अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज से 10 जुलाई 2026 से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच है 8 से लेकर के 10 बजे तक। उसके अलावा देखो, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना भाई, पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अचला, अनल, अटवी, अचल। भाई देखो, जो अचला होता है या अनल है या अटवी है ना, इन चारों के पर्यायवाची अगर आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं आते तो पृथ्वी के पर्यायवाची भी अगर आप गिनेंगे तो वो भी सही बात है। अगर आंसर चाहिए तो सिर्फ डायरेक्ट बताओ तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। तो पृथ्वी का हमारा देखो, जो ये सबसे सरल है, अनल, आग पावक अनल, ये आग का पर्यायवाची हो गया। उसके अलावा जो अटवी है, ये जंगल का पर्यायवाची होता है। ये जंगल का पर्यायवाची होता है। अब आसान हो गई, अचला या अचल। अचला या अचल, इन दोनों में से क्या आपका आंसर रहने वाला है? बताओ फटाफट करके। अचला जो है, ये हमारा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। यहां पर जो है, जो अचला है, ये हमारा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। अचल जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। अचल जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। ये यहाँ पर जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी का पर्यायवाची है अचला, और अचल यहाँ पर पर्वत या फिर स्थिर को भी अचल बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आंसर होने वाला है। उसके अलावा जो है एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न 19वां। कवर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्या तालु है, कंठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है? इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक लेनी है। एक शब्द है कताम तो, कताम दहो, एक साथ एक ट्रिक है, और ये ट्रिक ऐसे में लिख देना है। अब हमारी वर्णमाला कवर्ग से जहां से काखा गागा, काखा गा चाचा जाजा, फिर टाठा डाडाना, फिर ताथा दादा ना, और फिर पाफा बाबा माँ। सीधे ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं, और ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। इस प्रकार से का से का यानी कंठ हमारा बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां का क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि का मतलब कंठ, ता का मतलब तालु, मा का मतलब मूर्धा, दा का मतलब दंत, और ओ का मतलब ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन संधि है? भाई सूर्योदय में देखो आप, एक शब्द जो है सूर्य है, एक शब्द क्या है? सूर्य है, और दूसरा शब्द हमारे पास क्या होगा? उदय। तो यहां से जो है आ निकलेगा, क्योंकि यहाँ हलंत है नहीं है। यहां अगर हम इसको हलंत कर देंगे तो यहां से आ की मात्रा निकल जाएगी, छोटा आ की मात्रा निकल जाएगी। यहां से दूसरा जो शब्द है ये उदय है, और इस शब्द का अंतिम वर्ण आ है, इस शब्द का पहला वर्ण ऊ है। आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इधर से क्या बचता है? दय। इधर से क्या बचता है हमारे पास? सूर्य। इस प्रकार से हलंत है, ये यहां चला जाएगा हलंत के साथ, ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये मात्रा पहले से थी, और दय इधर से आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सूर्योदय। तो इस प्रकार से सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद करना हो तो इस टाइप से कर सकते हैं। और कौन सी संधि होगी? जिसके ऊपर एक डंडी होती है, जिस शब्द के ऊपर एक डंडी होती है वहां सीधे सीधे गुण संधि होती है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। इसी के साथ एक और आवश्यक सूचना आपके लिए। आवश्यक सूचना क्या है कि दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी में ऑफलाइन मोड में एसएससी जीडी, आर्मी अग्निवीर, डीएलएड, बीएड एंट्रेंस की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 10 जुलाई 2026 से प्रातः 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज 10 जुलाई 2026 है, प्रातः 8 बजे से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। 8 से 10 ये बैच रहने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग सहित हिंदी, जीके पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए अगली वीडियो लाने के लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। और ये आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर, तो आप जो है मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि सर इन टॉपिकों पर आप जो है वीडियो बनाइए। तो शीघ्र जिस टॉपिक पर कमेंट ज़्यादा आएंगे उस टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।